वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ईएमएफ का हम लेक्चर लेकर के आए हैं। इस ईएमएफ वाले लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो फॉर्मूला कंसेप्ट था वो स्ट्रांग हो जाए। और साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल में हम कर रहे हैं सॉल्व और उसका फॉर्मूला आपको ना याद हो या फिर मैंने थ्योरी में ना पढ़ाया हो, तो उसे भी अपन आज डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब आज हम 4-5 बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल्स करने वाले हैं जिनसे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, साथ साथ में फॉर्मूला रिवीजन होगा आपका, और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स का आता है ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं, 2 मार्क्स का या फिर हमारे 3 मार्क्स के आते हैं। तो बहुत ही इजी आते हैं, वो ज्यादा टफनेस लेवल नहीं होती है उनमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यदि किसी भी ईएमएफ, इफ द ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले चलो हम गिवन डाटा वगैरह से लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इज इंड्यूस इन द कॉइल। क्या लिखा है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है कॉइल में, जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड है, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है इन कॉइल, जो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो रही है वो कितनी दी हुई है दोस्तों? 4 वोल्ट दी हुई है। एंड जो करंट है, जो करंट यानी धारा, करंट मतलब क्या होता है? धारा। जो करंट है वो रिड्यूस हो रही है। करंट रिड्यूस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0। मतलब कि जो हमारे पास करंट थी, उस कॉइल में जो करंट बह रही थी वो 1 एम्पियर से कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो समझ रहे हो बात को? उसमें ईएमएफ है और करंट भी क्या हो रही है हमारे पास? करंट भी हमारे पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 1 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गई है। कितने टाइम में? कितना लगा उसको होने में? ये 1 मिली सेकेंड लगा है। 1 मिली सेकेंड लगा है। 1 मिली सेकेंड लगा। कितना सेकंड लगा है? 1 मिली सेकंड। अच्छा, 1 मिली सेकंड, मिली का तो सॉल्व हमें क्या होता है ना, ऐसा यूनिट में लिखना होता है सारी चीजें। तो 1 मिली सेकंड को बोल सकते हैं 10 टू द पावर -3 सेकंड। ठीक है ना? 1 मिली सेकंड को कितना बोल सकते हैं अपन? 10 टू द पावर -3 मिली सेकंड। अब कोई बच्चे होंगे इसी को पुट करके सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला इसी फॉर्मूला में लगा देंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? अब हमसे पूछा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व की हमसे वैल्यू पूछ रखी है सवाल वाले ने। अब हमसे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रखी है। सेल्फ इंडक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। चलिए सवाल करते हैं। ईएमएफ जो दिया हुआ है इंड्यूस इतना हुआ, करंट जो हुआ वो यहां से यहां चला गया, हमारे पास इतना टाइम लगा। एक कंसेप्ट सीखो आप, जो ये क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास देखो, जैसे ये क्या होता है हमारे पास? कैपेसिटर होता है। ये जो होता है हमारे पास क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। और हमने पढ़ रखा है हमने इंडक्टर वाले चैप्टर में हमने इंडक्टेंस पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो देख लो आप, ऐसा होता है इंडक्टेंस। ये क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। सोलेनॉइड में आपने देखा होगा, तो वो बड़ा सा होता है, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं इंडक्टेंस होता है। ये इंडक्टेंस होता है। इसमें जो हमारे पास क्या होता है, इसमें V इज इक्वल टू IR लगता है। यानी अगर हमें वो चाहिए होता है ना, तो V इज इक्वल टू IR लगता है। और इसमें Q इज इक्वल टू क्या लगता है? VC लगता है। तो V इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं। तो V बराबर, इसमें क्या आता है हमारे पास? इस वाले में V बराबर Q बाय C आता है। ये आपने पढ़ा है अपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि चार्ज जो होता है वो Q इज इक्वल टू VC के बराबर होता है। तो V बराबर Q बाय C होता है। और जो रेसिस्टेंस होता है V इज इक्वल टू IR होता है। लेकिन क्या होगा भैया जब इंडक्टर आ जाए? तो इंडक्टर में जो EMF होता है ना, EMF होता है, EMF वो होता है नेगेटिव ऑफ, क्या होता है आप ध्यान दें, क्या होता है? नेगेटिव ऑफ L इंटू DI/dt। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो कैसे आपने लिख दिया? अरे ध्यान दो, क्या तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव ऑफ dφ/dt होता है? फ्लक्स में चेंज जो होता है उसके बेसिस पर बताते हैं। क्या तुम लोगों ने ये भी पता है? क्या भैया आपने पढ़ा है? हाँ भैया ने पढ़ा है। फ्लक्स इज इक्वल टू LI होता है इंटू dt। अब L जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर चला गया, तो नेगेटिव ऑफ LdI/dt। देखो ध्यान से,
कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। तो इसको आप याद भी कर लें कि जब कभी भी आपके पास कोई ये आता है, इंडक्टर आता है, तो उसमें जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, 4, और नेगेटिव ऑफ एल की वैल्यू हमें निकालना है। डी आई मतलब क्या हो सकता है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं चेंज इन करंट। तो यहां ऊपर क्या लिखेंगे, चेंज इन करंट। चेंज क्या हुआ है, आप करंट में चेंज बताओ। 0 से क्या हुआ है, 1 एंपियर पे आए हैं। जब कभी भी आप चेंज लिखते हो तो कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। आपके पास आज 500 रुपए, कल 500 करोड़ रुपए होंगे, तो कैसे चेंज निकालोगे, 500 करोड़ माइनस 500। तो ऐसे करेंगे अपन, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 0 माइनस 1। और नीचे साइड क्या आएगा, ये तो हमारे पास ईएमएफ, और नीचे डी आई बाई डी टी यानी चेंज इन टाइम कितना लग रहा है उससे देखो, टाइम कितना है, टी इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड में, तो 1 मिली सेकेंड 10 टू द पावर -3। अब ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो 4 बराबर एल अपॉन 10 टू द पावर -3। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, एल बराबर यहां से क्या आ जाएगा, एल बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। अब एल की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो हेनरी होती है। क्या होती है, देखो ये देखो इसमें लिखी होगी हेनरी होती है। क्या होती है, एल की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो हेनरी। तो आप एसआई यूनिट भी लिख दीजिएगा। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड परीक्षा में जब आपके पेपर में परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको उसकी एसआई यूनिट भी लिखनी होगी। अगर आप किसी सवाल को करते हैं और उसकी एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके वहां आधे मार्क्स या फिर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखो थाना सवाल इजी, कुछ नहीं करना था। बच्चे यहां ट्रैप हो जाते हैं, मिली सेकेंड को सेकंड में नहीं चेंज करते हैं। पहली कंडीशन ये गलती करते हैं बच्चे। दूसरी कंडीशन ये गलती कर देते हैं कि 0 में जो अपन माइनस कर रहे हैं ना, यहां नेगेटिव साइन वगैरह का डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तीसरी गलती, आप ये फॉर्मूला याद रखेगा, नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, कुछ लोग यहां माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं और सवाल कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से याद रखना अपने को, ईएमएफ बराबर होता है नेगेटिव ऑफ एल इंटू डी आई बाय डी टी। उससे अपन सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नहीं आया समझ में, देखो कसम से देखो झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पूछोगे कैसे, ऑनलाइन में तो पूछ नहीं सकते, तो आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है ना। ऑल्थो समझ में तो आ ही गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज फ्लक्स। फ्लक्स, किसी भी लूप का फ्लक्स कितना दिया हुआ है, लूप फ्लक्स, जो लूप का फ्लक्स दिया हुआ है वो वेरी करता, 60 स्क्वायर माइनस प्लस 70 प्लस 1 दिया हुआ है। मतलब कि किसी भी लूप, कोई लूप है, कोई एक लूप बना हुआ है, उसमें जो फ्लक्स है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और टी जो है हमारे पास सेकंड में है, टी जो है टी इज इन सेकंड, है ना। टी जो है हमारे पास क्या है, टी किस में है बच्चों, सेकंड में है। अब व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस एट टी इज इक्वल्स टू, एट टी इज इक्वल्स टू 2 पर, T इज इक्वल्स टू 2 पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। अरे बहुत आसान है, ध्यान दो, पहले सोचने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब हम समय को चेंज करेंगे, जब हम समय को चेंज करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, यानी टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब कभी भैया टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फराडे के नियम के अनुसार, जब हमने फराडे का नियम पढ़ा था कि टाइम के साथ यदि फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी। यानी फ्लक्स जो है उसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ईएमएफ इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो डी फाई की वैल्यू भैया 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 आपने दिया है सवाल में, टाइम के रेस्पेक्ट में। चलो डिफरेंशिएशन करो, मैथमेटिक्स वाले तो फटाक से कर लेंगे, अब बायोलॉजी वाले भी कर लेंगे ना, क्यों नहीं कर लेंगे। मैं इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं, सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूं, तो 6 कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा मैं चलो एक बार अलग अलग कर देता हूं, मान लो किसी को नहीं बनता हो तो उसके लिए सही रहेगा 60 स्क्वायर बाय dt, ये हो गया। और फिर ये हमारे पास, ये इसको अलग अलग कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 6 d7t अपॉन dt, और ये हमारे पास आएगा d1 बाय dt।
प्लस वालों को अलग अलग कर देते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट का 0 होता है ना। अब इनको इसको करोगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास, इसका जो आएगा 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, और टी स्क्वायर है, 2 पहले नीचे इधर साइड मल्टीप्लाई होता है और उसमें टी की पावर 2 - 1 तो टी है ना, और उसमें 7 बाहर आ गया, 7 और टी की पावर 1 है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं टी की पावर 1 - 1 कर देंगे, टी की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अपॉन नीचे क्या चल रहा था हमारे पास, ये dt छोड़ो ना, अब इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया -12t और ये -7, ये e की वैल्यू आई है। अब भैया ये e की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, तो आप एक काम करो, शुरू से ही ना क्या करो, यहां मॉड लगा दो। यहां जब मॉड लगा दोगे ना, आप यहां मॉड लगा दोगे तो मॉड की वजह से क्या होगा, जो e की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। टाइम कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे टाइम 2 रख दीजिए आप। e बराबर आएगा हमारे पास, 2 को रखोगे तो 12 2 जा 24, 24 में से 6 जोड़े 30, 31, तो EMF जो आएगा हमारे पास 31 वोल्ट आ जाएगा। क्यों भैया आपने पॉजिटिव क्यों लिया, अरे निकाल दो, नेगेटिव निकालना है तुम्हारी मर्जी, हमें पॉजिटिव निकालना था इसलिए हमने मॉड लगा दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं और नेगेटिव भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पॉजिटिव निकालना है वैल्यू तो आप मॉड लगा के निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, EMF निकालने के लिए हमें फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना होता है, जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये रिजल्ट आया। डिफरेंशिएट का अवलोकन बोलते हैं, उसे अवकलन बोलते हैं, सॉरी अवकलन बोलते हैं, है ना, अवकलन बोलते हैं, समकलन, अवकलन बोलते हैं शायद तक, है ना। तो कर दिया, फिर आपको टाइम की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, तो टाइम की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। था ना बहुत इजी सवाल। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड सवाल की ओर, अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते आइएगा सभी चीजें, जो समझ में नहीं आ रहा है आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड जस्ट वेट। थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज 0.4 मिली हेनरी। मतलब कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, आपके पास L की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है दोस्तों, L की वैल्यू दी हुई है। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास सेल्फ इंडक्शन दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.4 मिली हेनरी। आपको इसे हेनरी में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, मिली को हम क्या कर सकते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हेनरी। अगर हम इसे ऐसे बात करें, ये ऐसे हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आ गया, तो इसे अपन लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴ हेनरी, ये इसके साथ चला गया। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, हमने देखो मिली को हेनरी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जब भी सवाल वाला हमसे पूछता है ना तो SI यूनिट में हमें सॉल्व करना होता है, इसीलिए हमने मिली को हेनरी में कन्वर्ट कर लिया। करंट फ्लोइंग इट चेंजेस बाय इतना, क्या लिखा हुआ है सवाल में, ध्यान समझने की कोशिश करना है। करंट फ्लोइंग इज चेंजेस बाय 1 एम्पियर, करंट फ्लोइंग इन चेंजेस बाय 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है सवाल वाला कि जो करंट बह रही है ना वो चेंज कितने से होती है, 1 एम्पियर से होती है, और कितने टाइम में होती है, 1 सेकेंड में होती है। तो बताइए EMF की वैल्यू क्या होगी, तो EMF बराबर हमें निकालना है सवाल में। अब तुम लोग खुद सोचो, EMF बराबर जो हमारे पास फॉर्मूले आए हैं वो EMF बराबर, एक फॉर्मूला क्या है नेगेटिव ऑफ d∅dt और एक फॉर्मूला क्या है नेगेटिव ऑफ LdI/dt। तो यहां पे कौन सा वाला लगाओगे आप, फ्लक्स हमारे पास वेरी कर रहा होगा, लेकिन यहां फ्लक्स का फंक्शन नहीं दिया हुआ है। फंक्शन अगर दिया होता चुंबकीय फ्लक्स का तो हम यहां रख देते और डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देते, लेकिन यहां पे हम ये वाला लगा सकते हैं। क्यों, L पता है, चेंज इन करंट पता है, टाइम पता है, तो लगा दीजिए। तो EMF बराबर यहां से हमारे पास लग जाएगा नेगेटिव ऑफ L इंटू DI/dt। तो अब नेगेटिव ऑफ L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁴ दी हुई है। अब DI क्या होता है, चेंज इन करंट। तो लिखा हुआ साफ साफ, जैसे ये वो वाला सवाल नहीं है कि 1 से करंट 0 हो गई है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए रहे हैं पहले वाले सवाल में। इसे बोल रहा है कि जो अंतर है यानी जो डिफरेंस है, चेंज है, जो अंतर है वही 1 है, तो 1 एम्पियर यहां लिख दिए। कितने टाइम में, 1 टाइम में, 1 सेकेंड में, तो EMF आ जाएगा। तो यहां से आपके पास
दोस्तों ईएमएफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो -4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट आ जाएगी। यही है हमारा आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे भैया आपने नेगेटिव में निकाला है, अरे मर्जी पड़े मॉड लगा देते तो पॉजिटिव में आया था, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया ईएमएफ बराबर -4 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर सुटेबल आंसर माइनस में निकालना रहता है। अगर आप माइनस में निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपको पेपर वाला पहले से बोल दिया एब्सोल्यूट ईएमएफ निकालना है, एब्सोल्यूट मतलब होता है कि पॉजिटिव निकालना, तो एब्सोल्यूट बोल देगा जब तो पॉजिटिव निकालोगे। कुछ नहीं बोला है तो आप माइनस में निकाल के भी तरफ छोड़ देंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आंसर सही माना जाएगा। अच्छा हमने 1 सेकेंड लिया था, इस सॉरी हमने गलती से 1 सेकंड ले लिया, इसमें 0.1 सेकंड लिया है। आपकी बुक में जो है वो 0.1 सेकंड है, तो जब आप इसे 0.1 रखोगे तो फिर बात वही है, 0.1 रखोगे तो ये 10⁻⁻1 से और है तो ये हमारा 10⁻³ बन जाएगा, बात खत्म। कुछ भी है आप रख सकते हो, टाइम में क्या है ना, क्योंकि आप जब इसमें रखोगे देखिए 1/10 होगा, तो 1/10 होगा तो ये हमारे पास कितना बनेगा, देखो जैसे हमने क्या लिखा, हमारे पास क्या आ गया -4.10⁻⁻4, और इन्होंने क्या बोला यहाँ पे क्या लेना है, 0.1 लेना है, तो यहां से कितना जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ इसे अपन कितना बोल सकते हैं 10⁻⁻1 बोल सकते हैं। तो जब 10⁻⁻1 बोल देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, -4 इंटू 10⁻⁻1 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा 10⁻⁻3, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ सकते हो ना बात को। चलो, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन द करंट द कॉइल। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन हमने पहले पढ़ा था ना, जब फैराडे का नियम पढ़ा था, तो नेगेटिव साइन में क्या पढ़ा था कि जो नेगेटिव साइन आ रहा होता है वो ये बताता है कि वो उसको अपोज करेगा। यदि करंट बढ़ रही है तो उसे बढ़ने ना देना, और यदि करंट घट रही है तो उसे घटने ना देना, दैट इज द नियम। समझ रहे हो बात को, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा तुम लोग के। चलो अब आगे सवाल देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। देखो सवाल लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 50 हेनरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट 2 एम्पियर, है ना। इसे इरेज कर दो फटाक से। हाँ चलो देखो क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है आपके पास, सेल्फ इंडक्टेंस की जो आपके पास वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 50 हेनरी दी हुई है। कितनी दी हुई है, 50 हेनरी दी हुई है, और आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर दी हुई है। अब आपसे इसकी एनर्जी पूछा है, ये सवाल आपके बोर्ड पेपर में इस साल भी आया था, जब बच्चे इस साल दिए थे ना जो पेपर, उनके पेपर में आया था। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास 50 हेनरी है और आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमसे पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है, वैसे पता नहीं होगा फिर भी देख लो, चलो मैं बताता हूं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास हाफ LI² होता है। कितना होता है, हाफ LI² होता है। जो और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू LI होता है। तो इससे अपन रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो अगर हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है और I की वैल्यू दी, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे याद करो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² टाइप का होता है ना, कुछ आपने पढ़ा होगा मोशनल वाले में, हाफ mv²। तो यहां याद रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है हमारे पास, हाफ LI²। The formula of the potential energy is half LI². When will you put the L की वैल्यू 50, I की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 2, तो 2 2 4, तो ये हमारे पास यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो बचेगा 1, तो 100 आ गया। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 100 जूल। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, कितना दिया हुआ, 100 जूल, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहां तक तो तुम लोग के समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर जल्दी से इसे बाइंड अप करते हैं, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसे बाइंड अप करेंगे। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास सोलेनोइड से रिलेटेड है और उसके म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड है। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले वाला लेक्चर, उससे समझ में नहीं आएगा। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड है हमारे पास, सोलेनोइड है जिसका हमारे पास डायामीटर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मीटर में हो गया। और जो लेंथ दी हुई है उसकी वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 2 मीटर दी हुई है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 हो बोल सकते हो आप, 2000 दिए हुए हैं। इट हैज अ सेकेंडरी कॉइल, इसमें ये प्राइमरी हो गई, इसमें एक और कॉइल है जिसे अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल।
तो जो सेकेंडरी कोयल है उसमें कितना दिया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हुए हैं N2 बराबर बोल सकते हो आप 1000, जो कि मिडिल में है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू पता करनी है। मार्कल खत्म हो चुका है, अनुज मार्कल इंक डाल देना। देखो तो सोलेनॉइड जो है हमारे पास वो कितना है, सोलेनॉइड का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ हमारे पास 2 मीटर दी हुई है। N1 हमारे पास 2000 है, N2 हमारे पास 1000 है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का रूल याद करो, याद करो। म्यूचुअल इंडक्शन हमने दो चीजों का पढ़ा था, एक तो ये दो ठो हमारे पास सर्कल थे, कोइंसाइड कर रहे थे, तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन आता है वो हमने सीखा था। साथ साथ में भैया आपने दो ठो हमारे पास जो सोलोनाइड टाइप का हमने ये भी सीखा था कि जो हमारे पास दो ठो क्वेल थी वो जब अटैच्ड थी तो उनके बीच में, जैसे P और Q क्वेल थी ना, आपने पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो दो वो जो अटैच्ड थी तो उसको हमने सोलेनॉइड के फॉर्मूले से किया था। तो सेम वही कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा। जो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आई थी, यदि आपको याद है तो आप कर सकते हो, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। उसका म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आई थी, देखो म्यू नॉट N1 N2 A बाय L आई थी। क्या आंसर आया था उसका, जो म्यूचुअल इंडक्शन का उनके बीच में वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। यहां पे इस सवाल में हमें यही म्यूचुअल इंडक्शन पता करना है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पता करना है। और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L होता है। आप सारी वैल्यूज को जब पुट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में, म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट रहने दिया, N1 की जगह हमारे पास कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, और N2 की जगह कितना दिया है 1000 दिया हुआ है, और एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, और बाय L। अगर डायमीटर हमारे पास इतना है तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 होगा बाय L। L की वैल्यू कितनी थी 2 मीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट, और यहां 2000 है 2 और इसको एक काम करो 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, और पाई को पाई रहने देते, और आर स्क्वायर मतलब हमारे पास रेडियस का स्क्वायर, तो यानी 4 इंटू 10⁻4 अपॉन लेंथ कितनी दी हुई हमारे पास 2। यहां से आप क्या करेंगे, ये से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 10⁻6 है, और 10⁻6 है, और 10⁻4 है, तो इसकी पावर में हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 10⁻2 बचेगा। तो यहां से हमारे पास कितना बचेगा 4, ये बचा 4, और ये पाई तो है ही सही, ये म्यू नॉट है ही सही, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 10⁻2 बचेगा। ये हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू। अच्छा इसके आगे भी सॉल्व करिए ना भैया, आप इतना करके छोड़ दिए, अरे नहीं आगे भी करेंगे। देखो 4 पाई की वैल्यू रख दो आप, कितनी होती 22/7 होती है, ये रख दिया आपने। म्यू नॉट अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 होगी। तो म्यू नॉट की जगह हम जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट की जगह जो हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये 4 ये पाई था ना, इसको पाई रहने दो थोड़ी देर के लिए। अब ये 4 4 जो क्या हो गया हमारे पास 60 हो गया, और पाई का स्क्वायर जो होता है, पाई का स्क्वायर जो होता है, पाई स्क्वायर जो होता है अप्रोक्सीमेटली उसे आप 10 मान सकते हैं, क्योंकि 3.14 होता है। 3.14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसे अपन 10 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास 10 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया बताओ, 10⁻2 और 3, तो 10⁻7 में से 3 चले गए तो 4 आ जाएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब म्यूचुअल इंडक्शन की जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है। तो यहीं तक अपन सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कितना दिया हुआ है 16 पाई स्क्वायर समथिंग लिखा हुआ है, अरे ये क्या आ गया, अच्छा समझ गया। इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है कि इन्होंने क्या किया है 1 पॉइंट या 10⁻⁻4 लिखा है हमने। अगर हम एक पॉइंट इधर साइड बढ़ाते हैं, एक पॉइंट अगर हम इधर साइड बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास 1.6 बन जाएगा, और ये एक पावर फिर इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है 1.58 लिखा हुआ है, तो 1.58 लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.6 ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, जो चीजें आपको नहीं पता है, कुछ सवाल करने के रूल्स होते हैं। देखो पहले बात आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरी बात आप ये याद करो इसमें कि थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। पाई स्क्वायर जो होता है ना उसकी वैल्यू 10 के अप्रॉक्स लिख सकते हो आप सवाल करने के लिए, और जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, ये याद रखना है आपको, 10⁻⁻7 होती है।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है 10 टू द पावर -7 होती है। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इससे 4 पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर हमारे पास 10 के बराबर और ये इसके बराबर। सारे डाटा को अपन ने पुट किया, इससे हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए आप इनको बिना देखे भी कीजिए और अपने स्किल्स को सुधारिए, ताकि अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है उसे सुधारिए, क्योंकि आने वाले समय में अपन जेईई मेंस भी करने वाले हैं। तो जेईई मेंस में अगर हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आएगा तो फिर हमारा थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू लवर्स।